अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने लाया हूँ और उसमें ऐसे इंफॉर्मेशन आपको दे दूँगा कि इंशाल्लाह आपके जो भी कन्फ्यूजन है सिपे के हवाले से या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के हवाले से या OBR वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव के हवाले से सारे जो कन्फ्यूजन है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलो जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास सिपेक और मेरी टाइम सिल्क रोड या 21st सेंचुरी मेरी टाइम सिल्क रोड है क्या, ठीक है। और इसके पीछे कौन से वजूहत है जो ये चाइना इतना मेजर जो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके होश उड़ा देंगे और मेरे साथ रहेगा आखिर तक और टॉपिक को आखिर तक देखें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कैंडली सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलो जाते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है ना। पहली बात ये है कि ये जो बेसिक हमारे पास ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स हैं इनकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इधर हाईलाइट कर दी है। ये लॉन्च हुआ था चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने 2013 में इसको लॉन्च किया था कजाकिस्तान में, ठीक है ना। और इसका नाम OBOR था, फिर जो है ये चेंज हो गया मेरी टाइम सिल्क रोड, अभी इसका नाम है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ठीक है ना। और इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ साइन किए, कितने कंट्रीज़ ने साइन की हैं और मतलब जिन्होंने फेवर्ड शो कर दी हैं वो हमारे पास 140 कंट्रीज़ ने साइन की है। मतलब इसमें साइन वाले भी हैं और जिन्होंने फेवर शो की है, तो टोटल कंट्रीज़ की जो तादाद है वो 140 है, ठीक है ना। इसमें पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 जो है बिलियन डॉलर है, ठीक है ना। और इसमें टोटल प्रोजेक्ट्स जो ओवरऑल रोड इनिशिएटिव्स में OBOR में जो टोटल प्रोजेक्ट्स है वो कितने 2900 प्रोजेक्ट्स है, ठीक है ना। और ओवरऑल जो हमारे पास मेरी टाइम सिल्क रोड या जो हमारे पास है टोटल इन्वेस्टमेंट 1 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। बल्कि इससे ज़्यादा हो सकता है टोटल जो इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान की जो इससे सिपे का जो हिस्सा है वो 60 बिलियन डॉलर है, ठीक है ना। तो आते हैं, ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। अब तो पहली बात यह है कि चाइना क्यों इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाह रही है, ये पूरा जो कनेक्शन है किस तरह देख रही है और किस तरह करना चाह रही है, ठीक है ना। ये चीज़ ज़रा देखते हैं। सॉरी। बेसिकली अगर हम चाइना की सिचुएशन देख लिए, ये चाइना है, ठीक है ना। और ये टोटल कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो ये चाइना मंगोलिया रशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर जाएगा चाइना से मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, ठीक है। एक अलग कॉरिडोर है। दूसरा हमारे पास यहाँ चाइना से स्टार्ट है और ये आपके पास सेंट्रल यूरोप तक जाएगा। इस कॉरिडोर का नाम है न्यू यूरोशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है। एक जो प्रोजेक्ट है यहाँ से आपकी चूंकि सेंट्रल एशिया है ये जाएगा, इसको कहते हैं चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक आएगा काशगर से ग्वादर पाकिस्तान से होते हुए, इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक आएगा इधर से चाइना से होते हुए बांग्लादेश और इंडिया फिर म्यांमार वगैरह, तो इसको कहते हैं बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये आपके पास चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। ये सारे इसके सारे 6 कॉरिडोर्स है टोटल जो चाइना बना रही है। अब इन कॉरिडोर्स के पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है जो इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट करती हैं चाइना क्यों ऐसे चाहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो चाइना की डोमिनेंसी है। डोमिनेंसी क्या है, और चाइना की डोमिनेंसी भी है, हम इसको कहते हैं कि फेयर भी है, खौफ भी है। कैसे खौफ है? पहली बात अगर हम चाइना की सिचुएशन देख लें तो चाइना की, अगर हम इस लाइन को इधर से, ये चाइना है ना, इन दोनों इधर एक लाइन खींचे, उस लाइन का नाम है द हुंग लाइन, ठीक है ना। ये एक ऐसा लाइन है जो चाइना को 65% और 35% में जो है डिवाइड करती है लैंड एरिया, ठीक है ना।
ये साइड जो है, ये जो टोटल लैंड एरिया है ये 65% है, और ये जो टोटल लैंड एरिया है ये आपके पास 35% है। अब इस 35% में 94% आबादी रहती है, और ये जो 65% एरिया है इसमें सिर्फ 6% आबादी रहती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चाइना इस इलाके को डेवलप करना चाह रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ मोमेंट्स भी चल रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़, जो हमेशा ये होता है जहाँ पे हमारे पास कंट्रीज़ की जो अंडर डेवलप्ड, जो मतलब नॉन डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, उसमें एक सोच पैदा होता है मिस ट्रीटमेंट का, क्या इल ट्रीटमेंट का, या जो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो इम्बैलेंस होता है, वो सोच पैदा होने की वजह से इन लोगों में एक किस्म का इंसर्जेंसी का जो सोच पैदा होता है, वो सोच यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना, तो चाइना इस डर से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, इस इलाके को कनेक्ट करना चाह रही है कि कल को ऐसा ना हो यहाँ पे कोई इंसर्जेंसी मूवमेंट स्टार्ट हो। अभी भी कुछ इंसर्जेंट मूवमेंट्स है यहाँ पे छोटे छोटे। ठीक है ना, इन इंसर्जेंट मूवमेंट्स को अवॉइड करने के लिए चाइना इस इलाके को क्या करना चाह रही है, डेवलप करना चाह रही है। दूसरी बात, यहाँ पे चूँकि पॉपुलेशन इंतहाई ज़्यादा है, ठीक है, ये सारा जो है ये हमारे पास टोटल अर्बनाइज्ड है, ये अर्बनाइज्ड नहीं है, तो चाइना चाहती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ले, यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन भी हैं, मतलब डिज़र्ट्स भी हैं। चाइना इस इलाके को प्रमोट करना चाहती हैं और अपनी अपनी जो पॉपुलेशन है वो ट्रांसफ़र करना चाहती हैं कि ये इलाका अर्बनाइज हो जाए। तो चाइना इस सब इनके लिए ये सब कुछ कर रही है। दूसरी बात क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइना जो है वो यहाँ से, इस इलाके से होती हुई अरब, ये साउथ चाइना सी हैं, यहाँ से जाते हुए मलाक्का स्टेट से होते हुए यहाँ से ट्रेड करते हैं ऑयल। ठीक है ना, ऑयल ट्रेड करते हैं किससे, ये जो हमारे पास ओपेक की जो कंट्रीज़ है, कुवैत है, यूएई है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, ईरान है, इन कंट्रीज से यहाँ जो है ऑयल इस रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, जिसमें 1/3 ऑयल जो है ट्रेड होती है वर्ल्ड की, वो यहाँ से 13,000 किलोमीटर कवर करके यहाँ पे अपनी ऑयल, अपनी एक्सपेंसेस के लिए जो ऑयल ट्रांसपोर्ट करती हैं वो यहाँ लाती है। कुछ लोग इसको 12,000 किलोमीटर कहते हैं, कुछ लोग इसको 12,900 किलोमीटर कहते हैं, कुछ 12,000, कम्प्लीटली इसको 13,000 किलोमीटर कंसिडर करते हैं कि चाइना यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इतनी जो है सफ़र जो है उसकी शिप्स कवर करती हैं ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इस इतनी बड़े रूट्स को शॉर्टकट करने के लिए भी चाइना चाहती है कि सिपेक बन जाए, और सिपेक सिर्फ 3,000 किलोमीटर है, जो काशगर से जिनजिपिंग ने इसको अनाउंस किया था, जो काशगर से होते हुए इधर ग्वादर तक पहुंचते हुए। ठीक है ना, तो ये 3,000 किलोमीटर, अब 13,000 किलोमीटर किधर है, तो इतनी बड़ी रूट को एक छोटे से रूट पे कन्वर्ट करने के लिए चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ थ्रेट है या फेयर है, वो साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी आपके पास जो है यहाँ पे ये इलाका है जिसमें पासली आइलैंड है, स्पासल्स आइलैंड है वगैरह, जिनके ऊपर इन कंट्रीज़ का, फिलिपाइन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और जापान है, इन ममालिक का, कोरिया है, इन ममालिक का इस साउथ चाइना सी पर झगड़ा चल रही है। ठीक है ना, तो चाइनीज़ का ये फेयर है कि अगर को सपोज़ कल ये सारे कंट्रीज़ जो कि यूएस अलाइज कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये साउथ चाइना सी पर इनसे कब्ज़ा जमा लिया, या कोई और मसला हो गया, या ये रूट बंद हो गया, तो फिर मेरे लिए ख़तरा होगा, मेरे लिए ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी इशू होगी। इस फेयर को भी ख़त्म करने के लिए चाइना क्या चाहती है, ये सिपेक बना रही है। आपको पता है कि 1990 से पहले चाइना बिल्कुल ट्रेड में नहीं थी, मतलब सारे जो कंट्रीज़ थी, जर्मनी थी, इटली थी, जापान था, यूएस था, रशिया थी, यूके थी, ये ब्राज़ील थी, ये सारे जो हैं ट्रेड में सबसे मतलब ज़्यादा ट्रेड यही लोग करते थे दुनिया में। ठीक है, अब चाइना उठ गई है और चाइना ने जो है दुनिया के साथ ट्रेड की जो पॉलिसी अपनाई है
वो भी चाइना के लिए एक वो है, क्योंकि चाइना जो है वो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट इकोनॉमी क्या है? एक्सपोर्ट इकोनॉमिक कंट्री है कि वो क्या करती हैं, सस्ते दामों चीज़ें बनाती है और फिर दुनिया को सप्लाई करती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास स्किल्ड लेबर भी बहुत है, स्किल्ड भी है और सस्ता लेबर भी है। ठीक है, रॉ मटेरियल भी इसके पास है, इसलिए वो क्या करती हैं, आसान जो है कम कीमत पर चीज़ें बनाती है और फिर दुनिया को आसानी से बेचती है। तो वो चाहती है कि मेरी जो चीज़ें हैं या जो मैं बना रहा हूँ ये मैं दुनिया को आसान तरीके से पहुँचा दूँ। ठीक है ना, तो इसलिए भी चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट करती है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गए, ये जो हमारे पास चाइना चाहती क्या है, वो ये चीज़ें थे कि इस इलाके को जो है डेवलप कर ले। ठीक है, और सपोज़ अगर कल को मतलब इस साइड पर रशिया या चाइना या इन मालिक के साथ या सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ यहाँ पे जंग चढ़ भी गई तो यहाँ से यहाँ तक फ़ौज को सप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को भी चाइना देख रही है। दूसरी बात है कि इतनी बड़े रूट को एक छोटे से रूट में कन्वर्ट करना चाह रही है, जो कि 13,000 से लेकर से आकर 3,000 किलोमीटर पर जो है उसके लिए बन जाती हैं। तो उसके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है। अगर सपोज ये रास्ता ब्लॉक हो जाए भी तो चाइना के लिए कोई अल्टरनेट रूट हो ताकि वो क्या कर सके, अपने ट्रांसपोर्टेशन को या अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह बढ़ रही है उसको स्टेबल कर सके, उसके लिए कोई हर्डल ना हो। तो ये सारे इश्यूज है जिसकी वजह से चाइना चाह रही है। ठीक है ना, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डोमिनेट ट्रेड रूट। चाइना चाहती है कि जितने भी ट्रेड रूट्स हैं उनको डोमिनेट कर ले और इन कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारे पास यूएस अलाइज है उनको भी डोमिनेट कर ले ताकि कल को उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। डिनाई द एक्सिस ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज़ की एक्सिस को भी डिनाई करती है, क्योंकि अगर वो अपनी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती हैं तो डेफिनेटली इन तमाम रूट्स पर इनकी अपनी जो है वो क्या होगी, एक्सेस होगी और वो किसी वक्त भी किसी मुल्क की डोमिनेंसी को या किसी मुल्क की पावर को चैलेंज कर सकती है। डोमिनेट द वर्ल्ड चाहती है कि पूरा वर्ल्ड को ये डोमिनेट कर ले और यहाँ से यूएस की जो पावर है उसको एलिमिनेट कर ले। ठीक है, ये चाइना चाहती है। बूस्ट इट्स करेंसी वर्सेस डॉलर। आपको पता है कि इस वक्त वर्ल्ड में जो ज़्यादातर ट्रेड होता है वो डॉलर में होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि टॉपिक बहुत बड़ी होती है जिसको बहुत कम टाइम में हम समराइज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि तेज़ भी बोलूँ और कम टाइम में मैं पूरा टॉपिक को जो है कवर कर लूँ। अगर आपको मेरे उससे प्रॉब्लम है, मतलब मैं तेज़ बोलता हूँ तो आप उसको स्लो भी चला सकते हैं। ठीक है ना, प्लेबैक में आप इसको स्लो चला सकते हैं। अच्छा, बूस्ट सेट्स करेंसी के वो क्या करे, अपनी करेंसी को बूस्ट कर ले डॉलर की खिलाफ। अभी डॉलर में मतलब ट्रेड होती हैं तो चाइना चाहती है कि पूरा बेल्ट में उसकी करेंसी में ट्रेड हो जाए। ठीक है ना, काउंटर साउथ चाइना सी के साउथ चाइना सी को काउंटर कर ले, ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। और टू एलिमिनेट द पावर फ्रॉम मिडल ईस्ट के यूएस की ये मिडल ईस्ट में जो पावर है उसको क्या कर ले, डोमिनेट कर ले, क्योंकि मिडल ईस्ट में आपके पास ओपेक के जो सारे कंट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, जो 1/3 ऑयल ट्रेड यहाँ से बेचते हैं, उनको डोमिनेट जो यूएस डोमिनेंसी है उसको क्या कर ले, अवॉइड कर ले। तो इसलिए चाइना चाहती है। ये ओवरऑल हो गया सिप्पे के बारे में, और ये सारे उनकी जो रोड इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में आपको जो सीधा इंफॉर्मेशन थे वो मैंने आपको दिए। अभी आते हैं कि इस पे जो है चैलेंजेस क्या है, इंडियन कंसर्न क्या है, पाकिस्तान कंसर्न क्या है। पाकिस्तान क्या चाहते हैं? पाकिस्तान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कि स्लो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है ना, और मतलब पाकिस्तान की जो वर्ल्ड के साथ जो ताल्लुकात है या पाकिस्तान दुनिया के साथ जो ट्रेड करता है उसके लिए आसानी हो, उसके लिए ट्रेड हो, रूट हो। तो मतलब पाकिस्तान जो है फिर रशिया तक, मंगोलिया तक या फिर यूरोप तक आसानी से एक्सेस कर सकेगी। ठीक है ना,
पाकिस्तान में आपको पता है कि जब से बना हुआ है एनर्जी का शॉर्टेज चल रहा है, और पाकिस्तान चाहते हैं कि इस एनर्जी शॉर्टेज को क्या कर ले, पूरा कर ले, ठीक है ना। और पाकिस्तान इसको गेम चेंजर समझता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई कमज़ोर है। पाकिस्तान चाहता है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो जाए, ठीक है ना। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पोटेंशियल्स, पाकिस्तान चाहते हैं कि उसके पास जितने भी पोटेंशियल्स हैं उसको एक्सप्लॉयट कर दिया जाए। यानी पाकिस्तान के पास स्किल्ड लेबर नहीं है, पाकिस्तान के पास वसाइल हैं, पाकिस्तान के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास जो है लेबर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पाकिस्तान चाहता है कि उसकी जो लेबर स्किल्ड हो जाए और उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉयट किया जाए और वो मुल्क के काम आ सके। तो इसलिए भी पाकिस्तान चाहता है कि हमारे पास जो है हमारे पास सिपेक की प्रोजेक्ट हो जाए। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट्स, कि पाकिस्तान का जो एक्सेस है वो फाइनेंशियल मार्केट्स तक हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान अगर कुछ लेना भी चाहता है या बेचना चाहता है तो वो अच्छे रेट पर जो है मार्केट्स में पहुंच जाए और अच्छे रेट्स पर बिक जाए। तो एक्सेस चाहता है पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट्स तक। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि उसके पास जॉब्स हो, यानी उनके लोग जो हैं लोगों को जॉब मैसर हो। तो अगर सिपेक इंस्टॉल हो जाएगी तो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन जॉब्स मिलेंगे, ठीक है ना। 2.3 मिलियंस जॉब वाबस्ता है सिपेक के साथ। और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सोलर पैनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसके अलावा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनकी भी डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो है रोड की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, पाकिस्तान में रोड की जो हालात है वो बहुत ख़राब है। तो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाए, ठीक है ना। अब इसके रिवर्स में इंडिया का क्या कंसर्न है, ठीक है। इंडियन कंसर्न्स, इंडियन क्या चाहते हैं और वो क्यों खिलाफ हैं सिपेक के, ठीक है। तो इंडियन का कंसर्न ये है कि ये सिक्योरिटी ऑफ द नेशन वुड बी इम्पैक्टेड, कि यहाँ पे जितने भी नेशन रहते हैं साउथ एशिया में उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो इम्पेक्ट हो जाएगी। कैसे इम्पेक्ट हो जाएगी कि मतलब चाइना अगर पाकिस्तान को सिपेक देती है तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाएगी और वो किसी वक्त भी इंडिया के ख़िलाफ़ जो है उठ सकता है और इंडिया को जो है चैलेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह नेशन की जो सिक्योरिटी है वो और साइड की जो कंट्रीज़ है अफगानिस्तान वगैरह, इन कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी है वो इम्पेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। उसकी मेन रीज़न क्या है कि वो ये कहती है कि चाइना कैन सप्लाई वेपन्स विच वुड गो अगेंस्ट द NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, कि पाकिस्तान जो है सिपेक के मद में चाइना जो है वो सिपेक की मद में पाकिस्तान को जो है वेपन सप्लाई कर सकती है। वो किसी भी सूरत में हो सकती है, तो इसलिए भी इंडिया जो है उसकी खिलाफ है। और इंडियन का ये फेयर भी है कि पाकिस्तान चूँकि इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है और डेट में ट्रैप हुआ है, तो वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा और फिर वो अपनी मर्ज़ी की जो है जो कुछ चाहेगा वो करेगा। ये भी इंडियन की जो है वो एक फेयर है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर है इंडिया का वो ये है कि इंडिया ये कहती है कि अगर मिसाल के तौर पर ये सिपेक पाकिस्तान में इंस्टॉल हो जाए, प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए, पूरा हो जाए, तो फिर अगर मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के साथ कोई मसला आ जाए या लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए या इस तरह कुछ हो जाए, तो डेफिनेटली जो है चाइना पाकिस्तान को फेवर करेगा, क्योंकि चाइना चाहती है कि सिपेक की जो है वो प्रोटेक्शन हो। तो वो सिपेक की प्रोटेक्शन के बेक में पाकिस्तान को फेवर कर सकती हैं और आर्मी दे सकती हैं और वेपन्स दे सकती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है पावरफुल हो जाएगा और इंडियन जो है पावर है वो उसको थ्रेट होगा। तो इस वजह से भी चाइना चाहती है कि इस सिपेक के बेक में चाइना जो है वो पाकिस्तान को फेवर करेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अभी इंडिया लड़ेगी तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिर्फ लड़ेगी, लेकिन अगर सिपेक बन जाए तो फिर उसने पाकिस्तान और चाइना दोनों के ख़िलाफ़ लड़ना होगा, जो उसके लिए एक मुश्किल टास्क होगा। ये हो गया आपके पास
इंडियन का जो कंसर्न है, ठीक है ना। और इंडियन का जो मेन कंसर्न ये है वो ये है कि इस सिपेक के बेक में, सिपेक के अड़ में जो है वो ये पूरी रास्ते को वेपनाइज कर सकती हैं और फिर जो है आर्मी डिप्लॉय कर सकती है और फिर इसकी मतलब मध्य में पाकिस्तान पे हमला करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिक्योरिटी का जो इशू है, आपको पता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू अरसा दराज से चल रही है। मतलब इसके लिए सिपेक को जो है सिक्योर बनाने के लिए इंसर्जेंट्स को काउंटर करना होगा, ठीक है ना। इंडिया को काउंटर करना होगा। अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक हो सकती है, तालिबान की तरफ से अटैक हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इशू है क्योंकि पाकिस्तान में ये जिस रास्ते से ये प्रोजेक्ट गुजरता है अक्सर यहाँ पे जो है सिक्योरिटी का इशू रहता है। ख़ासकर बलूचिस्तान में जो है सिक्योरिटी का इशू होता है उसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इशू है वो है ईरान इंडियन पोर्ट। जो चबार पोर्ट है वो भी बन रहा है, इंडियन की जो पोर्ट है वो भी बन रहा है। यानी इन दोनों को जो काउंटर करते हैं, इन दोनों को काउंटर करना ये मुश्किल टास्क है, ठीक है। ये एक चैलेंज है ग्वादर पोर्ट के लिए, ठीक है ना, कि ग्वादर पोर्ट इन दोनों पोर्ट की होते हुए कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल रिस्क भी मौजूद है। जियो पॉलिटिकल रिस्क क्या है कि आपके पास ख़ासकर हम यूएस की अगर बात कर लें तो यूएस कभी भी नहीं चाहती है कि सिपेक बन जाए। उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर सिपेक बन जाए तो ये जो आपके पास यूएस अलाइज हैं ये डेफिनेटली इनकी पावर जो है रिड्यूस हो जाएगी और ये डेफिनेटली यूएस का साथ नहीं देगी, बल्कि जिस ममालिक से उनका ट्रेड रिलेशनशिप है उनको साथ देगी, ठीक है। इस वजह से ये जो पॉलिटिकल रिस्क मौजूद है। और तीसरी बात यह है कि इस वक्त प्रेजेंस है अमेरिका की सेंट्रल एशिया में या मिडिल ईस्ट में, इसका जो प्रेजेंस है इसको कैसे काउंटर करेंगे, ये भी हमारे पास एक जो पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है। और मतलब इसके अलावा जो आपकी साइड के कंट्रीज़ हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके पास सिपेक बन जाए, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास है डेट ट्रिप सिपेक। हमें एक ये चैलेंज भी है कि चाइना हमारे अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करती हैं तो हो सकता है एक दिन हम जो है इनके डेट ट्रिप में आ जाएं, यानी उनकी माशी बोझ हमारे ऊपर आ जाए, फिर हम इससे निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास एक चैलेंज है। इसके अलावा ग्रेवेंसीज ऑफ बलूचिस्तान एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। आपको पता है कि सिपेक ज़्यादातर जो हैं पंजाब या मतलब थोड़ा सा पोर्शन खैबर पख्तूनख्वा में, थोड़ा सा जो है वो सिंध में, ज़्यादातर पंजाब में गुजरता है। तो बलूचिस्तान का जो ग्रेवेंस है वो ये है कि सिपेक जो है वो इवन जो है वो इन्वेस्टेड नहीं है। यानी इसका मतलब है कि सिपेक का जो प्रोजेक्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो बलूचिस्तान का जो ग्रेवेंस है या बलूचिस्तान से गुजरता हुआ जो रीजन है, जो रोड है, उसके लिए बहुत सिक्योरिटी थ्रेट होगा क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का ये ख्याल है कि सिपेक का जो जितना हिस्सा होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। हालांकि ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान का है इसलिए ज़्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान को, यानी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में होनी चाहिए, ज़्यादातर रोड बलूचिस्तान में बनने चाहिए। तो बलूचिस्तान का ये ग्रेवेंस भी क्या करता है, एक सिक्योरिटी थ्रेट है, एक किस्म का थ्रेट है, चैलेंज है, एक इशू है। बैलेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये भी यही चीज़ है कि अगर आप प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको एवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कैसे इम्प्लीमेंट कर दे, बैलेंस कैसे बरकरार रखा जाए, ये एक इशू है। एक और इशू है जो कि ट्रांसपेरेंसी और एडिट का इशू है। उस डेफिनेटली आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना और फिर उसको मंजिल तक पहुंचाना, तो इस प्रोसेस में बहुत सारे मसले आ सकते हैं। करप्शन की नज़र हो सकता है, ऑडिट सही नहीं हो सकता है, या मिसाल के तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है किसी प्रोजेक्ट में वो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, तो ये इशू हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी का इशू हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
कि हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है वो नहीं है, और लेबर एज़ कम्पेयर टू चाइना यहाँ महंगा है, ये इशू भी जो है हमारे पास है, ठीक है ना। तो स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है। क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे क्रिएट कर लें और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे जो है रन कर ले, ऑपरेट कर ले, ये भी हमारे पास एक इशू है, ठीक है ना, चैलेंजेस है। अब इसके अलावा चाइनाज़ का इंटेंशंस क्या है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, कि चाइना क्या चाहती हैं और चाइना का तरीक़ाकार क्या है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइना जो है, चाइना और अमेरिका का उसमें जो तरीक़ाकार है वो इतना फ़र्क नहीं है, यानी उनकी इंटेंशंस में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उनकी अंदाज़ जो है वो डिफरेंट है। अमेरिका आती है, टैंक्स लाती हैं, एरोप्लेन लाती है, हेलीकॉप्टर लाती हैं, मिलिट्री लाती है और इनोवेट करती है, ठीक है ना। ये एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अमेरिका का जो तरीक़ा वारदात है वो और चाइना का तरीक़ा वारदात जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो मेन मकसद है वो एक ही है कि वो क्या करती हैं, हेजेमनी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो है डोमिनेट कर ले लोगों को, वो चाहती हैं कि ऑक्युपाई कर ले लोगों को और ज़मीनों को, इलाके को, लोगों को, स्टेट्स को, कंट्रीज़ को, ठीक है। लेकिन उनका तरीक़ा वारदात थोड़ा सा डिफरेंट है। तरीक़ा वारदात अमेरिका का ये है कि मैंने पहले कहा कि वो क्या करती है, हेलीकॉप्टर लाती है, मिलिट्री लाती है, इन्वेट करती है, अटैक्स करती हैं जो है, और जो है इलाके को पता करती है। ये तरीक़ा वारदात है किसका, चाइना अमेरिका का। जबकि चाइना का तरीक़ा वारदात क्या है कि वो आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, डेट ट्रैप दबा देती है आपको और फिर आपसे जो है वही इलाका, वही जगह, वही स्टेट लेती हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ या किसी दूसरे मुल्क में जो हुआ है, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं कि इनका दोनों का कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ तरीक़ा वारदात जो है वो डिफरेंट है। इसका डेट ट्रैप पॉलिसी है कि ट्रैप के ज़रिए लोगों को जो है दबा देते हैं और फिर वो उससे बना देती है। यहाँ पे इम्पेरियलिज्म का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ पावर को बैलेंस करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चाइनाज़ इन्फ्लुएंस थ्रू इन्वेस्टमेंट, चाइना जो है अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है वर्ल्ड में, ठीक है ना। ये इसका इंटेंशन है। ये एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये स्ट्रेटजिक गेम चल रहा है, यानी इलाकों पर कंट्रोल का एक गेम चल रहा है कि कैसे मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक पॉइंट्स को जो है ऑक्युपाई कर ले, ठीक है ना। और वो ये कहते हैं कि मतलब चाइना की जो बूस्ट था 1990 से पहले कुछ भी नहीं था, और 1990 से जो है हम चाइना जो है एकदम इतनी ऊपर आ गई। तो इसका मतलब है कि ये इस अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सारा काम कर रही है। अब चाइना जो है 2.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वर्ल्ड ट्रेड करती है, ठीक है, जो कि अमेरिका से कई गुना ज़्यादा है। इसके अलावा अमेरिका और चाइना का आपस में जो ट्रेड डिफिसिट है वो 540 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब ये है, इसलिए आपको पता था कि ट्रेड वार शुरू हो गया, जो चाइना ने यूएस के जो जितने भी आइटम्स थे उनको ब्लॉक किए थे, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए थे, और फिर इसी के बदले जो हैं यूएस ने चाइना के ख़िलाफ़ जो है ट्रेड बैरियर लगाए थे। ये मतलब एक किस्म का जंग चल रहा है वर्ल्ड के कंट्रीज़ यानी चाइना और अमेरिका के बीच में। अब अमेरिका का चूँकि ये बेल्ट है, चाइना चाहती है कि ये बेल्ट बस मेरा हो, ये इसलिए ये सारे ममालिक को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो ओवरऑल ये जो है आपका जो सिपे के बारे में ओवरऑल जितने भी मैंने मैगज़ीन्स पढ़े हैं, इनके जो मैंने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए हैं, इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो ओवरऑल ये सारे समरी थी सिपेक का और उसके तमाम प्रोजेक्ट्स का। अभी एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 कॉरिडोर बन रहे हैं, ठीक है ना। एक है चाइना मंगोलिया रशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, न्यू यूरोशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बांग्लादेश चाइना इंडोनेशिया म्यांमार इकोनॉमिक और इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये टोटल 6 कॉरिडोर्स बन रहे हैं और इसका नाम है OBR वन बेल्ट वन रोड, या इसका नाम है ब्रॉड रोड इनिशिएटिव्स, या इसका नाम है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। अब अगर आपके पास सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट अगर इस मामले में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इस तरह आपको जो है वो नज़र आ रहा है जो आपको क्लियर नहीं है, तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। और आई होप कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और पसंद करेंगे। जाते जाते एक क्लिक मारें, अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।